क्या यूनाइटेड स्टेट भारत को F-35 देने के लिए मना कर रहा है? अशोक लेलैंड व्हीकल छोड़कर अभी डिफेंस मार्केट में क्यों एंटर करने जा रहा है? और आखिर पूरी तेजस फ्लीट को ग्राउंडेड करने के पीछे एचएएल की तरफ से क्या कारण बताया गया है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट F-35 लाइटनिंग 2 की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत, चाइना और पाकिस्तान की ग्रोइंग 5th जनरेशन एयर पावर को मैच करने के लिए जल्द ही कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मेनली दो कंटेंडर मौजूद है। एक ऑप्शन F-35 है और दूसरा ऑप्शन Su-57 है। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम पर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के साथ F-35 को लेकर अपना स्टैंस काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड और प्रोसीड्यूर रखा है। कंपनी की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि अगर भारत के साथ कोई भी डिस्कशन होता है तो वो डायरेक्टली कंपनी लेवल पर नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से किया जाने वाला है, जिसे हम फॉरेन मिलिट्री सेल कहते हैं। अभी यहाँ पर खास बात यह कि लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कंफर्म नहीं किया कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग रिक्वेस्ट भेजा गया था फिर नहीं भेजा गया था। उनका सीधा कहना है कि F-35 से रिलेटेड सवालों के लिए यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी और भारत की इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही कमेंट कर सकती है। इसका मतलब सीधा ये कि अभी तक F-35 को लेके कोई भी फॉर्मल या एक्टिव नेगोशिएशन पब्लिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर इसको थोड़ा टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एंगल से समझे तो F-35 एक नॉर्मल एक्सपोर्ट फाइटर नहीं है। ये एक हाईली कंट्रोल्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए, सॉफ्टवेयर एक्सेस हो जाए या ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स हो जाए। इसी वजह से इसको बाकी एयरक्राफ्ट की तरह ओपन मार्केट में पिच नहीं किया जाता है। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी तक किसी ऑफिशियल प्रोसेस का ना होना ये इंडिकेट करता है कि F-35 अभी भारत के एक्टिव प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, जिसे अभी Su-57 के लिए रास्ता काफी आसान लग रहा है, जिसे अभी रशिया की तरफ से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सोर्स कोड के साथ ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस फाइटर जेट की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस फ्लीट को दोबारा फुल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए क्लियर कर दिया है। याद होगा कि 7 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद इसे टेम्परेरी ग्राउंड किया गया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर मालफंक्शन की वजह से होने की बात अभी सामने आई है। अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 7 फरवरी को एक तेजस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते समय स्लिप कर गया था और उसका ब्रेक फेल हो गया था। खास बात यह थी कि पायलट सेफ था, लेकिन इस इंसिडेंट ने तेजस की ब्रेकिंग और कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर के ऊपर काफी सवाल खड़े कर दिए थे। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर पूरी फ्लीट को टेम्परेरी ग्राउंड करने का फैसला किया गया था, ताकि कोई भी रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस एयरक्राफ्ट की ब्रेकिंग कंट्रोल सॉफ्टवेयर में था, जो कि सही से परफॉर्म नहीं कर रहा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन DK सुनील की तरफ से इसे टेक्निकल सोल्यूशन रिक्वायरमेंट बताया गया है। यानी ये कोई डिजाइन फ्लॉ नहीं या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि एक सॉफ्टवेयर बग था और अभी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कोड आर्किटेक्चर को रिफाइन किया गया और पूरी फ्लीट में अपडेट किया गया है। फिक्स के बाद एयरक्राफ्ट पर इसको टेस्ट भी किया चुका है, जिसमें अलग अलग फ्लाइट कंडीशन में टेक ऑफ, लैंडिंग और कॉम्बैट मैन्यूवर के दौरान भी इसको चेक किया चुका है। दोस्तों, अगर ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो आज के टाइम पर तेजस जैसी किसी भी एयरक्राफ्ट में ऑनबोर्ड मिशन कंप्यूटर काफी एडवांस होते हैं। ये रडार प्रोसेसिंग, टारगेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फ्लाइट कंट्रोल असिस्टेंट जैसे सब कुछ हैंडल करते हैं। इसी वजह से एक छोटी सी कोडिंग ग्लिच भी ऑपरेशन लेवल पर इंपैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा इंजीनियर्स की तरफ से सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि मैकेनिकल सिस्टम का भी डिटेल इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें लैंडिंग गियर्स, ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़े और कई चीज़ों को चेक किया गया था, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम पाया नहीं गया है। एक कंसर्न ये भी रहा कि इंडक्शन के बाद ये तेजस का तीसरा मेजर इंसिडेंट है। पहले मार्च 2024 में, फिर नवंबर 2025 में और फरवरी 2007 में आपको आखिरी इंसिडेंट देखने को मिला था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका सेफ्टी रिकॉर्ड सेम स्टैंडर्ड की किसी भी एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। अगला अपडेट नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन नेवी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रपल्सन डील फाइनलाइज हुआ है, जहां पर कोंग्सवर्ग मैरिटाइम की तरफ से भारत के लिए 18 लार्ज कामेवा वाटर जेट इंजन को सप्लाई करने की बात सामने आई है। ये वाटर जेट इंजन हमारे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल क्लास के वॉरशिप में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर खास बात यह कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को हाई स्पीड स्ट्राइक रोल के डिजाइन किया जा रहा है
और वाटर जेट propulsion सिस्टम इन्हें ट्रेडिशनल प्रोपेलर बेस्ड शिप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्पीड और मैनेवरेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। मतलब ये शिप हाई स्पीड इंटरसेप्शन, क्विक स्ट्राइक मिशंस और लिटरल वॉरफेयर सिनेरियो में काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं। ये पूरा प्रोग्राम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है, जो कि पहले से ही इंडियन नेवी के लिए मल्टीपल क्रिटिकल प्लेटफॉर्म को डेवलप कर चुका है। इस कोलैबोरेशन में कोंग्सबर्ग की तरफ से सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम को प्रोवाइड किया जाने वाला है, जबकि ओवरऑल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन कोचिन शिपयार्ड की तरफ से हैंडल किया जाने वाला है। अगर टेक्निकल एंगल से देखें तो कामेया वाटर जेट इंजन एक एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें पानी को हाई प्रेशर से इजेक्ट करके थ्रस्ट को जनरेट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि इसमें कैविटेशन कम होता है, नॉइज सिग्नेचर काफ़ी लो रहता है और वेसल का टर्निंग रेडियस काफ़ी कम हो जाता है, जो कि नेवल कॉम्बैट सिनारियो में एक मेजर टेक्निकल एडवांटेज दे सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये कोंग्सबर्ग मैरिटाइम का सबसे बड़ा सिंगल वाटर जेट ऑर्डर होने वाला है। पिछले डेकेड में कंपनी का लार्ज स्केल वाटर जेट प्रोडक्शन काफ़ी स्लो चल रहा था, लेकिन ये डील अभी उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि अभी इन वेसल को इंडियन नेवी को ऑफर करने के अलावा आगे चल के इनको फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा जा रहा है, जिससे फ्यूचर में इसी क्लास के वेसल की डिमांड बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, जिनको इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और बाकी फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अशोक लेलैंड मेनली मिलिट्री ट्रक और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी वो यहीं तक लिमिटेड रहना नहीं चाहते हैं, बल्कि अभी वो अनमेन्ड और ऑटोनोमस सिस्टम के डोमेन में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। ये मूव डायरेक्टली फ्यूचर बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाला है, जहाँ पर रोबोटिक्स, AI और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर काफ़ी हद तक क्रिटिकल रोल प्ले करने वाले हैं। अभी मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की तरफ से एक कंप्लीट इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात सामने है, जिसमें अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमेन्ड एरियल व्हीकल और काउंटर अनमेन्ड एरियल सिस्टम शामिल होने वाले हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस कंपनी की तरफ से अभी मल्टी डोमेन डिफेंस सोल्यूशन को बनाने का प्लान किया जा रहा है। ग्राउंड डोमेन की बात करें तो डेवलप किए जाने वाले अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल या UGVs को मल्टीपल रोल के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिससे कि कंटेस्टेड एरिया में लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना, आईएसआर मिशन करना, कैजुअलिटी वैक्यूएशन करना और ज़रूरत पड़ने पर इनको वेपनाइज प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है। अभी एरियल सेगमेंट में भी कंपनी की तरफ से एग्रेसिवली एंटर किया जा रहा है, जहां UAVs को लॉजिस्टिक डिलीवरी, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस रोल के लिए डेवलप किया जा रहा है। खास बात यह कि इसमें लॉटरिंग मनीशंस या कैमिकाजी ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं, जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं। इसके बाद एक और इक्वली इंपॉर्टेंट सेगमेंट काउंटर US सिस्टम भी होने वाला है, जहाँ पर अशोक लेलैंड की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।